नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम बात करेंगे आपके सवालों की। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9167322108 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश हमारी यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की, और लगातार सवाल पूछने का तरीका भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था सवाल पूछने का तरीका, लेकिन बाजार पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन 17,900 के बाद बाजार में गिरावट बढ़ी और अब 68 अंक नीचे आ चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी दबाव बना है, हालांकि अभी भी हरे निशान में है, करीब करीब 14 अंक ऊपर। लेकिन ऊपरी स्तरों से बात करेंगे तो यहाँ पे भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स 219 अंक नीचे इस वक्त कर रहा है कारोबार। जो बड़े गेनर्स हैं उसमें आज अदानी पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही है और करीब 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वहीं यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व और एसबीआई जैसे स्टॉक्स हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो आज सबसे ज्यादा टूट रहा है एचसीएल टेक का स्टॉक। करीब 2.5% की कमजोरी एचसीएल टेक में है। हिंडाल्को यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि कमेंट्री कुछ नेगेटिव है और इसके चलते हम 2% का दबाव हिंडाल्को में देख रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेस आज भी कमज़ोर है और 2% नीचे है। इसके अलावा टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आज वापस से हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स जो हैं वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और मेटल के अलावा एनर्जी, पावर और ऑयल एंड गैस शेयर, ये जितना भी एनर्जी स्पेस है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। और जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो है सरकारी बैंकों से। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स देखिए करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं ऑटो स्टॉक्स में भी और रियल्टी स्टॉक से कुछ यहाँ पर सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त खास मेहमान जयनाम ब्रोकिंग के किरण जानी और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। किरण, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे। बाजार में शुरुआत जो हुई है कमजोरी के साथ हुई है और वो एक्सपेक्टेड भी थी, जिस तरीके से संकेत मिल रहे थे आज ग्लोबल मार्केट सर्कल की एक्सपायरी को देखते हुए। अब ये जो हल्का नीचे आए हैं बाजार, इसमें क्या खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या अभी थोड़ा और करेक्शन आ सकता है मार्केट में? ओवरऑल अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखोगे तो दोनों मजबूती के साथ ओपन हुए। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अभी भी वो मजबूती कायम है, लेकिन निफ्टी के अंदर अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। रीजन बीइंग आप देखो कि आईटी हो गए, मेटल्स हो गए, या तो फिर रिलायंस हेवीवेट हो गया, जो अब तक मार्केट को सपोर्ट दे रहा था उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। अब निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे हम क्लियरली देख रहे हैं 20 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन है, उसका एक रेजिस्टेंस है। उसके अलावा अगर आप ऑप्शंस राइटिंग के डेटा देखोगे तो कहीं ना कहीं 17,700 17,800 के आसपास एक अच्छा खासा पुट में बेस है। तो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। जिस तरह से ऊपर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं 18,000 से 18,050 का, वो रेजिस्टेंस एक गैप अप के साथ ही ब्रेक होना चाहिए। जब तक वो गैप के साथ ओपन नहीं होता है तब तक इंट्राडे में चांसेस कम है, क्योंकि 18,000 17,900 के आसपास कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो एक रेंज में है। बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हम देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 17,700 के आसपास ही हमें बाई करना चाहिए, नॉट एट दिस लेवल। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 41,800 42,000 का जो लेवल है वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लस्टर रेजिस्टेंस है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे बैंक निफ्टी के 41,800, आई मीन 44,000 के हाई बनाए उससे पहले। तो वो एक रेजिस्टेंस जोन है, हमने प्रीवियसली भी देखा था कि कहीं ना कहीं 41,800 एक सपोर्ट था। अब जब तक उसके नीचे है तब तक प्रेशर में रहेगा मार्केट। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 100 डेज मूविंग का एवरेज का एक रेजिस्टेंस प्लेस है। तो निफ्टी के अंदर 18,000 गैप अप के साथ टूटना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, और बैंक निफ्टी में 42,000 गैप अप के साथ टूटना चाहिए, तो ही हमारा व्यू मीडियम टर्म में पॉजिटिव होगा। अदरवाइज सेल ऑन राइज की ही रणनीति रहेगी। अगर किसी को बैंक निफ्टी में भी बाई करके काम करना है तो 41,000 के लेवल्स का आप वेट कर सकते हो। 41,000 के आसपास आप बाई कीजिए। एज ऑफ नाउ आपके पास अगर बाइंग पोजीशन है तो आप 41,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर आप शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो 41,800 के आसपास आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। सो मार्केट एक रेंज के अंदर है, रेजिस्टेंस पर बेचिए और सपोर्ट के आसपास लीजिए।
बिल्कुल, तो एक दायरे में कारोबार कर रहा है और आगे भी ये रेंज बरकरार रह सकती है, तो इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए और ऊपर की तरफ के दोनों साइड के आपको जो टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस हैं वो बता दिए। दोनों साइड के लेवल्स आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बता दिया गया है, तो रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए आज। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनके भी सवालों को एक एक करके शामिल करते हैं। और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से विवेक। विवेक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 2000 शेयर्स हैं 93 के भाव से। ओके, किस लेवल पर लिया आपने? मैं 2020 में लिया था 93 एवरेज प्राइस। ओके 2000, ठीक है। चलिए ऑलराइट, चलिए कांग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है इस स्टॉक में। काफ़ी अच्छे लेवल्स पर एंट्री ली थी और क्लियरली उसका गेन इस वक्त हो भी रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो देखिए आज खबर भी है, MSCI इंडेक्स में स्टॉक की एंट्री हो चुकी है और उसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में आज अच्छी बाइंग भी नज़र आ रही है। इस पर राय ले लेते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं ये और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इनको, और अब तो MSCI इंडेक्स में भी एंट्री हो चुकी है कंपनी की। अभी क्या करना चाहिए इसे, और होल्ड रखें या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाना चाहिए? देखिए, जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स रहते हैं वो थोड़ा स्लो एंड स्टडी मूव करते हैं, पहली बात तो ये। तो सबसे पहले तो आपको रिस्क कम रहता है तो रिवॉर्ड भी धीरे धीरे आता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में जो ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको एक्सिस या ICICI कोटक में देखने को मिलता है, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। तो आपने बिल्कुल ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास ही के लेवल से स्टॉक को खरीदा है, तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, क्योंकि जो वैल्यूएशन वाइज है वो काफी अट्रैक्टिव है बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्योंकि जो मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू है वो करीब 180 रुपए उसकी बुक वैल्यू, और अभी भी 170-72 पे स्टॉक मिल रहा है। इसके अलावा बैंक के जो नतीजे भी आ रहे हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर काफी अच्छे आ रहे हैं। और इनफैक्ट आपको ध्यान हो, दिसंबर में ये स्टॉक करीब 195 रुपए के आसपास था और थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो इनफैक्ट मेरी तो सलाह रहेगी, यदि किसी नए निवेशक को बाय करना है और PSU बैंकिंग स्टॉक एक जो सेफेस्ट बेट लेना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो इनफैक्ट आप तो बने रहिए, प्लस नए निवेशकों को इस स्टॉक में बाय करने की सलाह है। स्टॉक में मार्च एंड तक करीब 190 रुपए का है। ओके, बिल्कुल, तो मार्च तक 190 रुपए का आ सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप चाहें तो अभी भी बने रह सकते हैं, नए निवेशक भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये है विवेक जी को राय। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं, मुंबई से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े सतीश जी। सतीश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल है इंडिगो का। इसमें 389 पे बाय किया हुआ है 50 शेयर्स में। हेलो, हिंडाल्को पर सवाल है आपका? जी मैम, जी मैम। ओके, हिंडाल्को आपने लिया हुआ है 339 पर 30 शेयर्स हैं। लेवल सही है सतीश जी, या कुछ चेंजेस हैं इसमें? 389 मैम, 389 389 पे। यस मैम। ओके ठीक है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। 389 का खरीद भाव है इनका। और हिंडाल्को इन्होंने लिया हुआ था। हिंडाल्को में अभी हमने हाल फिलहाल में नतीजे देखे, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं आज तो। लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में मैनेजमेंट की कॉन कॉल भी हुई थी और काफ़ी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी वहाँ पर निकल कर आए। उनका कहना है कि FY24 से वो काफ़ी अच्छा आउटलुक देख रहे हैं यहाँ पर, और इनका मानना है कि अब जो दिक्कतें थी वो पीछे छूट चुकी हैं। आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक हिंडाल्को के कॉन कॉल में जो शेयर किया गया वो काफ़ी पॉजिटिव था।
बहरहाल आज स्टॉक नीचे है क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम मेटल स्टॉक्स में पिछले 2 दिनों से दबाव दिख रहा है और हिंडाल्को भी आज करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा है। बट आशीष जी, आप ही सजेस्ट करिए, हिंडाल्को में अभी भी मुनाफे में है, ये 389 पर इन्होंने लिया हुआ था और ऊपर ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, 2-3 हज़ार के आसपास का मुनाफा भी इनको हो रहा है। हिंडाल्को अब नतीजे भी आ चुके हैं, मैनेजमेंट की कॉल भी हो चुकी है, कैसे आपने एनालिसिस किया और फिर लॉन्गर टर्म के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आपका कंपनी में? बिल्कुल, कई सारे चैलेंजेस इस क्वार्टर में हिंडाल्को के सामने आए हैं। जैसे नोवेलिस का परफॉर्मेंस पे काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट आया है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया है और इसके अलावा कोल लिंकेजेस की जो समस्या रही है तो उसकी भी कारण से नंबर्स पे काफ़ी इफेक्ट आया है और काफ़ी सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है क्वार्टर ओवर क्वार्टर हिंडाल्को का। तो मुझे लगता है अभी समय लगेगा हिंडाल्को में रिकवरी का के लिए, तो इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हिंडाल्को में अभी आपका जो मुनाफा है एक बार घर ले जाएं और यदि हमें नॉन फेरस सेक्टर में रहना है तो मुझे लगता है वेदांता एक बेटर बेट है क्योंकि एक काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी उस स्टॉक में बनती है, हर क्वार्टर में उनका डिविडेंड आता है। एट द सेम टाइम वो स्टॉक काफ़ी स्टेबल है कंपेयर टू हिंडाल्को के। और यदि आपको थोड़ा फेरस स्टॉक में शिफ्ट करना है तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर एक बेटर बेट है और आगे आने वाला क्वार्टर काफ़ी अच्छा मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिंदल स्टील पावर से। तो हिंडाल्को बेच के आप इन दोनों स्टॉक में से किसी में भी शिफ्ट कर सकते हैं या दोनों में आधा आधा पोर्टफोलियो लोकेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए ये रहा आपको इन दोनों स्टॉक्स पर, लेकिन अब यहाँ से आपको सीधे लेके चलते हैं यूपी इन्वेस्टर समिट हो रहा है जिसमें कि कुमार मंगलम बिरला बात कर रहे हैं, ये आपको सुनवा देते हैं। 20 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास है। Our Prime Minister has energized each one of us, to say the very least, with his vision for our nation's Amrit Kal, a glorious period of sustained growth and prosperity, one where our actions will be in harmony with the universe. मुझे विश्वास है कि इस अमृत काल में हमारी यानी इंडिया की प्रगति वैश्विक समृद्धि का एक नींव होगी। And at the heart of this Indian story is, of course, Uttar Pradesh. The Aditya Birla Group shares a deep bond with Uttar Pradesh. About 500 kilometers from here at Renukoot, our metals flagship company, Hindalco, took roots way back in the 1950s. Since then, our operations there have grown multifold, and we have also expanded our presence into many other sectors in the state. For example, cement, chlor-alkali chemicals, fashion retail, financial services, and carbon black, to name a few. Today, 7 of our group businesses have a significant presence in Uttar Pradesh, anchored by over 30,000 people across our operations in the state. Our total investment value in UP stands at a staggering 40,000 crores. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने इसे कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत हैं अब उपयोगी। Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. The scale of infrastructure projects and their pace of implementation here are both remarkable. Be it the state-of-the-art highway projects crisscrossing the length and breadth of the state, the metro rail projects or the new airports, the state is upgrading its infrastructure in a transformative way.
बिल्कुल, तो ये थे कुमार मंगलम बिरला। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, आज से शुरू हुआ लखनऊ में, 12 फरवरी तक ये समिट चलेगा, जिसमें कि देश विदेश के दिग्गज कॉर्पोरेट भी शामिल हैं और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। तो उसमें कुमार मंगलम बिरला बात करते हुए। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज कुछ स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। MSCI इंडेक्स में बदलाव हुए हैं, जिसमें कि कौन से शेयर की इंडेक्स में एंट्री हुई है, कौन कौन से शेयर्स एग्जिट हुए हैं और कितना इनफ्लो इन शेयरों में आ सकता है, ये सब डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, अभी जो है स्मॉल कैप स्पेस में आज बहुत अच्छी एक्शन देखने मिल रही है और आज वॉल्यूम बाइंग भी हो रही है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो MSCI की इंडिया की जो स्मॉल कैप इंडेसेस है उसमें इंक्लूजन्स हुई इन स्टॉक्स की। अब ये इंक्लूजन्स होता है तो एक डॉलर इन्फ्लोज का एक्सपेक्टेशंस रहता है। नुवामा रिसर्च जो है एस्टिमेट कर रहे हैं कि इन स्टॉक्स में जो है, जिनके नाम मैं लूँगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डॉलर इन्फ्लोज देखने मिलेंगे। और ये स्टॉक्स है दिन के ट्रेड में, जैसे कि GR इंफ्रा, स्पंदना स्फूर्ति और टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये स्टॉक्स में जो है वॉल्यूम्स लगभग 3 से लेकर 7 गुना भी बढ़ने वाले अपने एवरेज डेली वॉल्यूम से। इसके अलावा आयन एक्सचेंज, एस्कॉट्स क्यूबोटा जो हाल ही में रिजल्ट्स भी आए थे, और कैंपस एक्टिव है, इन तीनों स्टॉक्स में भी देख रहे हैं कि दिन में ट्रेड में उछाल देखने मिल रही है। ये स्टॉक्स भी 3 से लेकर 4% ऊपर है दिन के ट्रेड में। इसके अलावा और 3 अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे MSCI इंडिया की स्मॉल कैप इंक्लूजन होगी और वॉल्यूम से यहाँ पे लगभग 1 to 2 टाइम्स बढ़ने वाले। वो है DCB बैंक, JCB ऑटो और HG इंफ्रा। तो आप देख रहे हैं इंफ्रा स्टॉक्स में जो है अच्छी इंक्लूजन की जो है ट्रेंड्स देखने मिल रही है। और आखिर का लिस्ट मैं निकालूंगा वो रहेगा रेयरटेल, JK बैंक और रामकृष्णा फोर्जिंग्स। और यहाँ पे भी स्टॉक्स को देखें तो लगभग 3 से लेकर 5% तक का इजाफा दिन के ट्रेड में देखने मिला है और इनके वॉल्यूम्स में भी जो है बाइंग एक्सपेक्टेड है। और आखिर में रहेगा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा JSW, जिंदल 100 बेसिकली। और यहाँ पे भी जो है स्टॉक में लगभग $2 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है और स्टॉक जो है लगभग 4 से 5% ऊपर है। तो इसलिए जो है ब्रॉडर मार्केट्स में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अभी जो है बुल्स के फेवर में है। ओके, तो ये है MSCI इंडेक्स में एंट्री का असर काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज देखने को भी मिल रहा है और कितना इनफ्लो बढ़ेगा इन कंपनियों में, ये भी आपको शरद बता रहे थे। चलिए, ये तो हुई खबर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं नोएडा से। रॉबिन। रॉबिन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास पेटीएम मैंने बाई किया है 540 पे 36 शेयर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टर किया है, क्या करना है मुझे? मैं बेच दूं या उसको अभी होल्ड करना है मुझे? क्या इसका आगे ब्राइट फ्यूचर है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare.
I am confident that India is on a very strong growth path, and there are four main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator. Because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी is also blessed with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your Vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector, and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hard-working kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business.
रिलायंस के बायो एनर्जी उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP, Ji Jaan se, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi Ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that date till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। I wish this summit and the state all the success. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. To not only participate but lead in all the 3 dimensions, I will take a minute. On the AI and digital transition, we are very uniquely placed because of 3 reasons. One, India has adopted digital in a very unique way to solve problems at scale, both in public services delivery as well as in the private sector. Second, we have a most successful IT industry which has enormous capability. And third, we have a talent pool which is very unparalleled. So we are very uniquely positioned towards this transition, not only for India but for the world. Second, in energy transition, we will be the only nation which will be adding significant capacity of energy, more than twice or thrice of what we have today in the next 2 decades. With this kind of a growth, transition becomes easier. The transition is not a substitution, transition becomes a growth engine. And third, in terms of the global supply chain, again, the government policies, whether it is the PLI schemes or simply the vision of the Prime Minister to take India to be a leader in the most important sectors of the future, he is going to drive a huge amount of investment, capability building and ecosystem development, which is all going to lead into enormous amount of growth domestically and most importantly globally from an export point of view. Coming specifically to Uttar Pradesh is already the 3rd largest state.
सो यूपी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है वहां से हम बड़े चेहरे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी बोल रहे थे, अब एन चंद्रशेखर बोल रहे थे। लगातार इस पर नजर बनी रहेगी, वहां पर काफी एक्शन है। लेकिन इस बीच आज आपके स्टॉक्स, योर स्टॉक्स में चलिए दूसरी एक नई क्वेरी लेते हैं उमेश महाराष्ट्र से, जिन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक भेजा है। JSW एनर्जी पर इनका सवाल है। लगभग 276 के भाव पर इनके पास 100 शेयर हैं। हमारे साथ किरण जानी भी हैं और आशीष महेश्वरी भी हैं। JSW एनर्जी पैक तो खैर काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ के साथ काम कर भी रहा है। JSW एनर्जी में इनफैक्ट कल भी एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। एक बार टेक्निकल राय लेते हैं। किरण, JSW एनर्जी कल एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी था और आप पूरे एनर्जी पैक को देखें तो फिर से एक रीबाउंस तो दिख रहा है इसमें। आप इनके लेवल्स कब तक आते हुए देख रहे हैं? बहुत पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो ओवरऑल JSW एनर्जी की अगर हम बात करें तो स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कल हमने देखा कि एक अच्छा सा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और प्रीवियसली भी अगर आप थोड़े लंबे चार्ट देखोगे तो 220 210 एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन था। वहां से स्टॉक में ब्रेकआउट आया और स्टॉक ऊपर में 368 तक गया था। वापस स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और लास्ट 3-4 दिन की भी अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखोगे तो दोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बॉटम में बना रहा है। स्टॉक में ओवरसोल्डनेस में से अभी न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है मेरे हिसाब से। उन्होंने अब तक होल्ड किया है तो आगे के टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ उनको 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला टारगेट हमारा रहेगा 260। सो 260 तक हमें लग रहा है कि ये स्टॉक प्राइस आ जाएगा। एक बार 260 आते ही वापस आप चार्ट को रिविजिट करके अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। एज ऑफ नाउ होल्ड की सलाह रहेगी। नया अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। 210 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट हमारा 260। ठीक है, तो 260 तक के लेवल्स JSW एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है विजेंद्र त्रिपाठी जी का। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स हैं इनके पास 20 शेयर्स, 370 के आसपास इनकी खरीद है और हल्का मुनाफा हो रहा है इस वक्त इनको स्टॉक में। और पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। करीब 10% चल चुका है ये स्टॉक और इसी दौरान इनको अच्छा मुनाफा भी हुआ है। अभी क्या करें किरण, आपसे ही सवाल होगा TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चार्ट्स देखकर बताइए, जो तेज़ी आई है अभी भी जारी रह सकती है, होल्ड रखें स्टॉक को, या फिर जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा है लेकर निकल जाए? शेयरों की संख्या भी काफ़ी कम है, 20 शेयर्स ही इन्होंने लिए हुए हैं, तो कुल प्रॉफिट जो है वो इनको 500 के आसपास का हो रहा है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करें स्टॉक में? सो ओवरऑल TVS इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने एक कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के आसपास है। हमने देखा था एक अच्छा सा ब्रेकआउट 320 325 के आसपास था। स्टॉक ऊपर में 450 तक गए, वहां से रिट्रेस हुआ और नीचे में वापस जो उसका ब्रेकआउट लेवल था 340 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है दे कैन एक्सपेक्ट के ऊपर में 380 340 सॉरी 430 450 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। सो 370 का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा हमारा, 430 और होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, ऑल राइट। एक और व्यूवर है हमारे साथ HR खजूरिया जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। मिस्टर खजूरिया, पूछे अपना सवाल। देखिए, मेरे पास एक स्पाइसजेट 2000 शेयर है, ये 57 रुपए में लिया था। दूसरा मणिपुरम है 1075 शेयर 140 रुपए में लिए हुए हैं। आपने एक स्पाइसजेट बताया और दूसरा कौन सा बताया खजूरिया जी? दूसरा मणिपुरम, मन्नापुरम फाइनेंस आपके पास है? मन्नापुरम, हाँ। अच्छा ठीक है, मन्नापुरम फाइनेंस और स्पाइसजेट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं मन्नापुरम फाइनेंस पर भी। और क्योंकि जब ये गोल्ड सर्च पे होता है तो फाइनेंस काउंटर्स भी चल रहे होते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस में अभी फिलहाल आप नीचे की चाल देख रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे चले भी हैं काउंटर्स। आपकी बाय प्राइस क्या है मन्नापुरम फाइनेंस में खजूरिया जी? 139 की। और स्पाइसजेट में? स्पाइसजेट के 57 पे खरीदा हुआ आपने स्पाइसजेट? अच्छा, हाँ जी। अरे आपको नुकसान हो रहा है उसमें तो, ठीक है। आशीष है हमारे साथ। आशीष, स्पाइसजेट में जो लोग फंसे हैं उन्हें अब आप क्या सलाह देंगे? और इनकी बाय भी काफी ऊपर की है, 57 रुपए की। फिर मन्नापुरम फाइनेंस पे हम एक बार किरण से राय लेंगे। इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी रिटेल निवेशक इसमें ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं जब भी कोई अनाउंसमेंट आता है, बट स्टॉक में कोई लंबा सस्टेनेबल मोमेंटम आता नहीं। रीजन ये है कि जो उनके अपने कंपनी रिलेटेड इश्यूज हैं वो काफी सारे
तो जैसे जो उनका डेट बर्डन है या स्टेक सेल का हैंगओवर काफी समय से चल रहा है, कोई कुछ मेटलाइज होता दिखता नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस स्टॉक से निकल जाएं और इसके बजाय मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी बैंकिंग स्टॉक में निवेश कर दें, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जैसे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। तो कम से कम अगले 1 से 1.5 साल में आपके जो लॉस हुआ है उसकी काफी हद तक रिकवरी हो सकती है। पर स्पाइसजेट में मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ कि आपको वो दोबारा बिल्कुल आशीष का नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो खजूरिया जी बिल्कुल इस वक्त आपको लॉस बड़ा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद बना रहूंगा तो रिकवर हो जाएगा, पर ऐसे स्टॉक रिकवर होते नहीं है, इनफैक्ट और गिरते चले जाते हैं। फंडामेंटल वीक हैं काउंटर्स के। अभी जो लॉस है आप एक बार के लिए बुक करें, इस पैसे को बेटर स्पेस में पार्क करें, यही आशीष की राय थी। और बैंकिंग स्पेस इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग है और PSU बैंक में आपको वो 2 स्टॉक भी बता रहे थे, आप उसमें सेंट्रल बैंक, IOB, उन्होंने ये स्टॉक्स भी रेकमेंड किए। आप अपने लॉस को जल्द ही रिकवर भी कर पाएंगे अगर स्पेस स्ट्रॉन्ग चूज करेंगे और उसके बाद फिर प्रॉफिट हो पाएगा। ये तो आपके लिए राय रही इस पर स्पाइसजेट पर। लेकिन मनापुरम फाइनेंस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। मनापुरम फाइनेंस में इनके बाई के आसपास ही अभी करंट प्राइस, किरण आप इन्हें क्या व्यू देंगे? सो मणिपुरम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट 109 के आसपास आया था, उसके बाद स्टॉक में 2 बार 124 125 के हाईज बनाए हैं। और जिस तरह के गोल्ड के प्राइस ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं और देयर आर चांसेस कि गोल्ड के प्राइस और ऊपर जा सकते हैं। सो गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस हो या मुथूट फाइनेंस हो गया, उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए, उनके बाइंग के आसपास भी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो 103 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो 103 का एक स्टॉप लॉस और उनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में जो पहला टारगेट रहेगा वो 128 का रहेगा। जैसे 128 का लेवल क्रॉस होता है, देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 150 155 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो 103 का स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करिए 103 के स्टॉप लॉस के साथ। पंजाब से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन माफ कीजिएगा। नितिन, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास SBI के शेयर्स हैं 555 के रेट पे 30 शेयर्स हैं और IRCTC के 55 शेयर्स हैं 704 के रेट पे। ओके, ये आप कितना समय दे सकते हैं नितिन इन दोनों स्टॉक्स को? मैम ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे मैंने, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, SBI तो आपके खरीद के पास ही चल रहा है इस वक्त, और IRCTC में लेकिन हल्का नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। किरण, शॉर्ट टर्म नज़रिया है दोनों ही स्टॉक में। SBI के लिए टारगेट सुझाइए 555 एग्जैक्टली इन्हीं स्तरों के पास चल रहा है, हाल ही की खरीद लग रही है इनकी। लेकिन IRCTC में नुकसान में है, 704 पर इन्होंने लिया था और इस वक्त 642 पर कारोबार कर रहा है। दोनों स्टॉक्स पर राय दीजिए, SBI में क्या करें और IRCTC में भी क्या पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए या फिर और गिरावट आपको नजर आ रही है स्टॉक में? सो SBI से स्टार्ट करते हैं। SBI में हमने रिसेंटली एक करेक्शन देखा था, स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके आया और साथ ही साथ एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट के साथ ऊपर आया। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, लेकिन उसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो 560 के ऊपर का है। आप नीचे के लेवल पे देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज जो 538 540 के आसपास है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो SBI मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 540 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 560 का लेवल क्रॉस करता है ये स्टॉक प्राइस, देन देयर आर चांसेस कि हम इसमें 580 तक की एक रैली देख सकते हैं। सो 538 का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से स्टेट बैंक होल्ड करना चाहिए। IRCTC की अगर बात करें तो उनको एज ऑफ नाउ लॉस हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह से बजट के अंदर रेलवे को एक अच्छा खासा अलोकेशन आया है 2.40 लाख करोड़ का, तो उसके चलते लग रहा है कि अगर इनका व्यू 6 to 8 मंथ का हो तो IRCTC में अच्छा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। उनको करंट मार्केट प्राइस से भी बाई की सलाह रहेगी। आप करंट मार्केट प्राइस से भी अगर आप एवरेज करना चाहो या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहो, इन द सेंस आप इस तरह से पोर्ट्रेट कर रादर देन सेइंग एवरेज, तो आप नया इन्वेस्टमेंट भी यहाँ कर सकते हो। हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये हमारा पोजिशनल बेट रहेगा। अगर आप 6 से 8 महीना होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको ऊपर में 750 तक के लेवल IRCTC में दिखेंगे। तो IRCTC इज वन ऑफ द प्रीफर्ड पिक। हमारे इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट के पास भी ये स्टॉक है विद द सेम 600 स्टॉप लॉस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 750 टारगेट इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, ऑलराइट। चिरंजीव है हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर। जी चिरंजीव जी, सवाल पूछे अपना।
जी मैम नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम मेरे पास मदरसन सुमी के 1000 शेयर है, बाइंग है 66 की, और जुबिलेंट फूडवर्क के है 100 शेयर, बाइंग है 571। मुझे इन दोनों पर राय चाहिए। मैं 3 से 6 महीने की और वेट कर सकता हूँ कि इसको आगे रखते चलना चाहिए कि नहीं मेरे को? ठीक है, दोनों पर आपके लिए राय ले लेते हैं। पहले तो मदरसन सुमी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके लिए यूरोप बिजनेस और ओवरसीज यूरोपियन बिजनेसेस एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन अब क्या ये काउंटर्स वापस आते हुए दिख रहे हैं, वो एक बार हम किरण से समझते हैं। और दूसरा जुबिलेंट फूडवर्क, उस पर आशीष से राय लेंगे। किरण आप बताएं, मदरसन सुमी, क्योंकि हम देख रहे थे सारे जिन कंपनीज के यूरोप के बिजनेस, यूरोपियन कंट्रीज में ओवरसीज में एक्सपोजर थे, थोड़े से वापस तो आते हुए दिखे। आप मदरसन सुमी पे इनके लेवल्स कब तक देखते हैं? हालांकि अपने लेवल से तो ऊपर है, सॉरी, बट इनके लिए और कितने गेन्स पॉसिबल है अगर वो बने रहते 6 महीने के लिए? मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो यूरोप और यूएसए में जिस तरह का एक्सपोजर है, मेजरली उनका यूरोप के अंदर एक्सपोजर है। और अभी यूरोप के अंदर आप देखोगे जर्मनी के बॉन्ड डील से वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं और वहाँ पे हम अच्छा एक ग्रोथ देख रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है इकोनॉमी की वहाँ पे, तो उसको चलते हुए इस कंपनीज को फायदा डेफिनेटली हो सकता है। मदरसन सुमी का करंटली मार्केट स्टॉक प्राइस देखोगे या चार्ट्स देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 79 के आसपास से। साथ में स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो फॉलो करे 76 का। जब तक कि 76 के ऊपर है मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। इनिशियली हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 92 का रहेगा। मेरे हिसाब से 76 के स्टॉप लॉस से उनको होल्ड करना चाहिए मदरसन सुमी। ऑलराइट, जुबिलेंट फूडवर्क का आशीष, क्योंकि इस कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान है। इनफैक्ट 12 से 18 महीने में कई सारे नए स्टोर्स और आउटलेट्स खोलने की कंपनी ने बात की है। लेकिन ऑफ कोर्स इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे चीज़ की कॉस्ट हाई रही, मार्जिन प्रेशर जैसे कंसर्न्स रहे हैं। लेकिन अगर इस कैपेक्स को फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए अगर ये 6 महीने 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, इनके लेवल से काफ़ी नीचे है, 550 शायद उन्होंने बताया था। इनके लेवल्स आ जाएंगे 1 साल में, या फिर आप एक बेहतर स्टॉक बताएंगे? जी, मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक को बेच देना चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में भी हमने देखा तो करीब 30 करोड़ का मुनाफा कंपनी का कम हो गया है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ये शो कर रहा है कि मार्जिन्स पे काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे रॉ मटेरियल के प्राइसेस, जो मिल्क है, मिल्क डेरिवेटिव्स हैं या वीट के प्राइसेस हैं, सभी तरफ इजाफा है। और इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स इस सेगमेंट में आके एक बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स को। तो मेरी सलाह रहेगी कि जो ग्रोथ पहले इस कंपनी में हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो अब नज़र नहीं आती। तो मैं सलाह दूंगा आपको, 2 स्टॉक में आपको सजेस्ट करता हूँ जो इसके बदले आप ले सकते हैं। पहला तो मिसेस वेक्टर फूड रहेगा, जो आपके पंजाब की कंपनी है और काफ़ी अच्छे नतीजे हमने मिसेस वेक्टर के आके देखे हुए हैं। तो इस स्टॉक पे वेक्टर फूड पे नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि वरुण बीवरेजेस एक ये स्टॉक है जो मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल यहाँ से भी नज़र आता है। तो वरुण बीवरेज और मिसेस वेक्टर में बाय की जा सकती है। बेवरेजेस अच्छा लग रहा है, मिसेस बेक्टर फूड्स में भी आप नज़र रख सकते हैं। ये राय आशीष की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आशीष जी, किरण जी, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल योर स्टॉक्स में इतना ही। मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाज़त।